विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां मौत लौट आती है। एपिसोड 1। रुद्रनील चांडक, जिसने 3 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था और जिसने कभी अपने दादा को नहीं जाना था, उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मध्य आयु में प्रवेश करते समय उसे एक पिता मिलेगा, लेकिन ठीक वही हुआ। हालांकि वह इस आदमी को एक दोस्त कहता था, जैसा कि एक वयस्क व्यक्ति को करना पड़ता है जब उसे वह आदमी जीवन में अपेक्षाकृत देर से मिलता है जो उसका पिता होना चाहिए था। उसने इस आदमी से उस शाम मुलाकात की जब वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ डाउ हिल में उस बड़े सफेद फ्रेम वाले घर में रहने आया। लोलो भी उनके साथ रहने आ गया। लोलो उसकी बेटी तुली की बिल्ली थी। विश्वविद्यालय की खोज समिति धीरे धीरे आगे बढ़ी थी और विश्वविद्यालय से आने जाने की दूरी के भीतर घर की तलाश रोमांचकारी और थका देने वाली रही थी। और जब तक वे उस जगह के करीब पहुंचे जहां रुद्रनील को लगता था कि घर होगा, सभी निशानियां सही थीं। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या से एक रात पहले के ज्योतिषीय संकेत। रुद्रनील ने उदासी से सोचा, वे सभी थके हुए, तनावग्रस्त और बेचैन थे। अरिक के दांत निकल रहे थे और वह लगभग लगातार रोता झुंझलाता रहता था। वह सोता ही नहीं था, चाहे रीमा उसे कितना भी गाकर सुलाने की कोशिश करे। उसने उसे दूध भी पिलाने की कोशिश की, भले ही वह उसके समय से बाहर था। अरिक को अपने खाने का समय उतना ही अच्छी तरह पता था जितना उसे, शायद उससे भी बेहतर, और उसने तुरंत अपने नए दांतों से उसे काट लिया। रीमा, जो अब भी कोलकाता से कुर्सियों गाने के इस बदलाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, जहां वह पूरी जिंदगी रही थी, अचानक रो पड़ी। तुली भी तुरंत उसके साथ रोने लगी। मारुति ओमनी वैन के पीछे लोलो पिछले 3 दिनों से, जब से वे कोलकाता से यहां तक ड्राइव कर रहे थे, बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा था। बिल्ली के पिंजरे से उसकी जोरदार आवाज परेशान करने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने आखिरकार उसे बाहर छोड़ दिया, तब उसकी बेचैन चाल भी लगभग उतनी ही असहज करने वाली थी। रुद्रनील खुद भी थोड़ा रोने जैसा महसूस कर रहा था। अचानक उसके मन में एक जंगली लेकिन कुछ हद तक आकर्षक विचार आया। वह सुझाव देगा कि वे चलकर अंबोटिया टी गार्डन में कुछ खा लें जब तक कि सामान वाला ट्रक आए, और जैसे ही उसके ये 3 भाग्य के बंधक बाहर निकलेंगे, वह एक्सेलरेटर दबाकर बिना पीछे देखे भाग जाएगा। पैडल तक पैर दबाए, गाड़ी का बड़ा 4 बैरल कार्ब्यूरेटर, महंगा पेट्रोल निगलता हुआ वह पश्चिम की ओर ड्राइव करेगा, सीधे दिल्ली तक, जहां वह एक नए नाम से अप्पू घर में एक पशु चिकित्सक की नौकरी कर लेगा। लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली की ओर जाने वाला पकड़ने से पहले वह सड़क किनारे गाड़ी रोककर उस कमबख्त बिल्ली को भी बाहर छोड़ देगा। फिर वे एक आखिरी मोड़ पर पहुंचे और वहां वह घर था जिसे अब तक सिर्फ उसी ने देखा था। वह पहले आया था और तस्वीरों में चुने गए 7 संभावित घरों में से हर एक को देख चुका था जब कुर्सेओंग कॉलेज में उसकी नौकरी पक्की हो गई थी, और यही वह घर था जिसे उसने चुना था। एक बड़ा पुराना न्यू इंग्लैंड शैली का घर, हालांकि नई साइडिंग और इंसुलेशन के साथ। हीटिंग का खर्च भले ही काफी अधिक था, लेकिन उपयोग के हिसाब से असामान्य नहीं था। नीचे 3 बड़े कमरे, ऊपर 4 और एक लंबा शेड जिसे बाद में और कमरों में बदला जा सकता था। यह सब एक हरे भरे लॉन से घिरा हुआ था जो इस अगस्त की गर्मी में भी ताजगी से भरा था। घर के आगे बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा मैदान था और उस मैदान के आगे जंगल थे जो लगभग अंतहीन लगते थे। संपत्ति आरक्षित वन भूमि की जमीन से लगी हुई थी, जैसा कि दलाल ने बताया था, और निकट भविष्य में वहां कोई निर्माण नहीं होने वाला था। लेपचा भारतीय जनजाति के अवशेषों ने डाउ हिल और उसके पूर्व के शहरों में लगभग 8000 एकड़ जमीन पर दावा किया था, और यह जटिल मुकदमा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल थे, शायद अगली सदी तक खिंच सकता था। रीमा अचानक रोना बंद कर देती है। वह सीधी बैठ जाती है। क्या वह वही है? रुद्रनील कहता है। उसे घबराहट हो रही थी। नहीं, वह डर रहा था। सच कहें तो वह भयभीत था।
उसने इसके लिए अपनी जिंदगी के 12 साल गिरवी रख दिए थे। यह कर्ज तब तक नहीं चुकता होगा जब तक तुल्ली 17 साल की नहीं हो जाती। तुम्हें कैसा लगता है? मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। रीमा कहती है और यह उसके दिल और दिमाग से एक बड़ा बोझ हटा देता है। वह मजाक नहीं कर रही थी, यह रुद्रनील ने देख लिया। जिस तरह वह घर को देख रही थी जब वे उस पक्के ड्राइववे में मुड़े जो पीछे के शेड तक जाता था, उसकी आंखें खिड़कियों को निहार रही थीं और उसका मन पहले ही पर्दों, अलमारियों के कपड़ों और न जाने किन किन बातों में व्यस्त हो चुका था। डैडी! तुली पीछे की सीट से कहती है। वह भी रोना बंद कर चुकी थी, यहां तक कि अरिक भी शांत हो गया था। रुद्रनील ने उस सन्नाटे का आनंद लिया। क्या हुआ प्यारी? उसकी आंखें गहरे सुनहरे बालों के नीचे भूरी रियर व्यू मिरर में घर, लॉन, दूर बाईं ओर एक और घर की छत और जंगल तक फैले बड़े मैदान को देख रही थीं। क्या ये हमारा घर है? यह होने वाला है बेटी। ओह! वह चिल्लाई, लगभग उसका कान फोड़ते हुए। और रुद्रनील, जो कभी कभी तुली से बहुत चिढ़ जाता था, ने तय किया कि उसे परवाह नहीं कि वह कभी दिल्ली के अप्पू घर को देखे या नहीं। उसने शेड के सामने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। इंजन की टिक टिक सुनाई दी। उस सन्नाटे में जो कोलकाता की भीड़ भाड़ और स्टेट स्ट्रीट तथा लूप की हलचल के बाद बहुत विशाल लग रहा था, देर दोपहर में एक पक्षी मधुर स्वर में गा रहा था। घर? रीमा ने धीरे से कहा, अब भी घर को देखते हुए। घर। अरिक ने उसकी गोद में संतोष से कहा। रुद्रनील और रीमा एक दूसरे को देखने लगे। रियर व्यू मिरर में तुली की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुमने? क्या उसने? क्या वह? वे सब एक साथ बोल पड़े, फिर सब एक साथ हंसने लगे। अरिक ने कोई ध्यान नहीं दिया, वह बस अपना अंगूठा चूसता रहा। वह लगभग 1 महीने से मां कह रहा था और डै जैसा कुछ कहने की कोशिश भी कर चुका था, या शायद यह सिर्फ रुद्रनील की इच्छा थी, लेकिन यह चाहे संयोग से या नकल में एक असली शब्द था, घर। रुद्रनील ने अरिक को अपनी पत्नी की गोद से उठाया और उसे गले लगा लिया। इसी तरह वे डाउहिल आए। रुद्रनील चांडक की स्मृति में वह एक क्षण हमेशा एक जादुई गुण लिए रहता था, शायद कुछ हद तक इसलिए कि वह सचमुच जादुई था, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि उस शाम का बाकी हिस्सा इतना उथल पुथल भरा था। अगले 3 घंटों में न तो शांति दिखाई दी और न ही जादू का कोई नामो निशान रहा। रुद्रनील ने घर की चाबियां बड़ी सलीके से रख दी थीं। रुद्रनील चांडक एक साफ सुथरे और व्यवस्थित इंसान थे। एक छोटे से मनीला लिफाफे में, जिस पर उन्होंने लिखा था डाउहिल हाउस, चाबियां प्राप्त 29 जून। उसने वह लिफाफा मारुति वैन की ग्लव कंपार्टमेंट में रख दिया था। उसे इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन अब वे वहां नहीं थीं। जब वह उन्हें ढूंढ रहा था और धीरे धीरे चिढ़ता जा रहा था, रीमा ने अरिक को अपने कूल्हे पर उठा लिया और तुल्ली के साथ खेत में लगे पेड़ की ओर चली गई। वह तीसरी बार सीटों के नीचे देख ही रहा था कि तभी उसकी बेटी चीखी और फिर रोने लगी। रुद्रनील, इसने खुद को काट लिया है। तुल्ली टायर वाले झूले से गिर गई थी और उसका घुटना एक पत्थर से टकरा गया था। कट ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन वह ऐसे चीख रही थी जैसे किसी का पैर ही कट गया हो। रुद्रनील ने सोचा, थोड़ा कठोर होकर। उसने सड़क के उस पार वाले घर की ओर देखा जहां लिविंग रूम में रोशनी जल रही थी। ठीक है तुली, अब बस करो। उधर वाले लोग समझेंगे कि यहाँ किसी की हत्या हो रही है। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। रुद्रनील ने अपने गुस्से को काबू में किया और चुपचाप वापस गाड़ी की ओर चला गया। चाबियां तो गायब थीं, लेकिन फर्स्ट एड किट अभी भी ग्लव कंपार्टमेंट में थी। वह उसे लेकर वापस आया। जैसे ही तुल्ली ने उसे देखा, वह पहले से भी ज्यादा जोर से चीखने लगी। नहीं, वो जलाने वाली दवा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए डैडी, नहीं। तुली, यह सिर्फ मर्क्यूरोक्रोम है और यह जलता नहीं है। एक बहादुर लड़की बनो, ये बस। नहीं 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 नहीं। तुम इसे बंद करना चाहती हो या तुम्हारी पिटाई करूं? वह थकी हुई है रुद्र। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसका पैर सीधा पकड़े रखो। रीमा ने अरिक को नीचे रखा और तुल्ली का पैर पकड़ लिया।
जिसे रुद्रनील ने उसकी लगातार बढ़ती चीखों के बावजूद मर्क्यूरोक्रोम से रंग दिया। सड़क के उस पार वाले घर के बरामदे पर कोई आ गया है? रीमा ने कहा। उसने अरिक को फिर उठा लिया। वह घास में रेंगते हुए दूर जाने लगा था। बहुत बढ़िया। रुद्र, वह थकी हुई है, मुझे पता है। उसने मर्क्यूरोक्रोम की बोतल बंद की और अपनी बेटी को गंभीरता से देखा। लो, हो गया। और सच में इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। सच बताओ तुली। हुआ, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसका हाथ उसे थप्पड़ मारने के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन उसने अपने पैर को जोर से पकड़ लिया। क्या तुम्हें चाबियां मिल गईं? अभी नहीं, मैं। रुद्रनील ने कहा, फर्स्ट एड किट बंद करते हुए उठते हुए। तभी अरिक जोर जोर से चीखने लगा। वह साधारण रोना नहीं था, बल्कि सच में चीख रहा था, रीमा की बाहों में तड़पता हुआ। ऐसे क्या हुआ? रीमा चिल्लाई और लगभग अंधाधुंध तरीके से बच्चे को रुद्रनील की ओर बढ़ा दिया। शायद यही एक फायदा था डॉक्टर से शादी करने का। जब बच्चा मरता हुआ लगे तो उसे पति के हवाले कर दो। रुद्रनील, क्या? बच्चा बेतहाशा अपनी गर्दन पकड़ रहा था, जोर जोर से चीखता हुआ। रुद्रनील ने उसे पलटा और देखा कि उसकी गर्दन के किनारे एक सफेद सूझा हुआ उभार निकल आया था और उसके जंपर की पट्टी पर भी कुछ था, कुछ रोएदार, जो कमजोर सा हिल रहा था। तुली, जो अब थोड़ी शांत हो गई थी, फिर से चीखने लगी। मधुमक्खी, मधुमक्खी! वह पीछे उछली, उसी उभरे हुए पत्थर से फिर ठोकर खा गई, जोर से बैठ गई और दर्द, आश्चर्य और डर के मिले जुले भाव से फिर रोने लगी। मैं पागल हो रहा हूं। रुद्रनील ने हैरानी से सोचा। कुछ करो रुद्रनील, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? डंक निकालना होगा। पीछे से एक आवाज आई। बस वही करना है। डंक निकालो और उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगा दो, सूजन उतर जाएगी। लेकिन उस आवाज में इतना भारी स्थानीय लहजा था कि एक पल के लिए रुद्रनील का थका हुआ और उलझा दिमाग उसे समझ ही नहीं पाया। वह मुड़ा और उसने लगभग 70 साल के एक बूढ़े आदमी को देखा, एक स्वस्थ और मजबूत 70 साल का आदमी जो वहां घास पर खड़ा था। उसने नीले शर्ट के ऊपर ओवरऑल पहन रखा था, जिससे उसकी झुर्रियों भरी मोटी गर्दन दिख रही थी। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और वह बिना फिल्टर वाली सिगरेट पी रहा था। जैसे ही रुद्रनील ने उसे देखा, बूढ़े ने सिगरेट को अपने अंगूठे और उंगली के बीच दबाकर बुझा दिया और जेब में रख लिया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और टेढ़ी सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो रुद्रनील को तुरंत पसंद आ गई, जबकि वह आमतौर पर लोगों से जल्दी घुलने मिलने वाला आदमी नहीं था। तुम्हारे काम में दखल देने का इरादा नहीं है डॉक्टर, उसने कहा। और इसी तरह रुद्रनील की मुलाकात हरण चकलादर से हुई, उस आदमी से जो उसका पिता होना चाहिए था। उसने उन्हें सड़क के उस पार से आते हुए देखा था और यह समझकर कि वे थोड़ी मुसीबत में हैं, जैसा कि वह कहता था, वह यह देखने के लिए उनके पास चला आया कि क्या वह मदद कर सकता है। जब रुद्रनील बच्चे को अपने कंधे पर लिए खड़ा था, हरण पास आया, अरिक की गर्दन पर सूजन को देखा और अपने एक मोटे टेढ़े हाथ से आगे बढ़ा। रीमा ने विरोध करने के लिए मुंह खोला। उसका हाथ बेहद अनगढ़ और लगभग अरिक के सिर जितना बड़ा लग रहा था, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही बूढ़े आदमी की उंगलियों ने एक सटीक और तेज हरकत की, ठीक वैसे ही जैसे कोई आदमी अपने उंगलियों पर ताश के पत्ते चलाता है या सिक्कों को जादूगर की तरह गायब कर देता है, और डंक उसकी हथेली में पड़ा था। बड़ा है, कोई इनाम जीतने वाला नहीं, लेकिन एक रिबन के लिए ठीक रहेगा, मेरा ख्याल है। रुद्रनील जोर से हंस पड़ा। हरण ने उसे अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ देखा और कहा, हाँ, बढ़िया चीज है ना? उन्होंने क्या कहा, मम्मी? तुली ने पूछा और फिर रीमा भी हंस पड़ी। बेशक यह बेहद असभ्य था, लेकिन किसी तरह यह ठीक लग रहा था। हरण ने विल्स नेवी कट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट अपने मुंह के कोने में दबाई, उन्हें हंसते हुए देखकर सिर हिलाया। अब तो अरिक भी हंस रहा था, मधुमक्खी के डंक की सूजन के बावजूद, और अपने नाखून से लकड़ी की तीली जला ली। बुजुर्गों के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, रुद्रनील ने सोचा। छोटे छोटे, लेकिन कुछ तो सच में अच्छे होते हैं। वह हंसना बंद करके
अपना वह हाथ आगे बढ़ाता है जो अरिक को थामे हुए नहीं था, अरिक का काफी गीला निचला हिस्सा। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर। हरण चकलादर, उसने कहा और हाथ मिलाया। तुम डॉक्टर हो, मेरा ख्याल है। हाँ, रुद्रनील चांडक। ये मेरी पत्नी रीमा है, मेरी बेटी तुल्ली, और जिसे मधुमक्खी ने डंक मारा है वह अरिक है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा हंसने का इरादा नहीं था, मतलब हम हंसना नहीं चाहते थे, बस हम थोड़े थके हुए हैं। यह कहते हुए इसकी कम करके कही गई बात वह फिर से खिलखिला पड़ा। वह पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। हरण ने सिर हिलाया। बिल्कुल हो, उसने कहा। उसने रीमा की ओर देखा। क्यों ना आप अपने छोटे बेटे और बेटी को 1 मिनट के लिए घर ले जाए, मिसेस चांडक। हम एक कपड़े पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगाकर इसे ठंडा कर देंगे। मेरी पत्नी भी आपसे मिलना चाहेंगी। वह ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती। पिछले 2-3 सालों में गठिया काफी बढ़ गया है। रीमा ने रुद्रनील की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। ये आपकी बहुत कृपा होगी मिस्टर हरण। अरे, मुझे बस हरण कहो, उसने कहा। तभी अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आई। इंजन धीमा पड़ा और फिर बड़ा नीला मूविंग वैन मुड़ता हुआ, डगमगाता हुआ ड्राइववे में आ गया। ओ भगवान, और मुझे नहीं पता चाबियां कहाँ हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास एक सेट है। मिस्टर और मिसेस मजूमदार, जो आपसे पहले यहां रहते थे, उन्होंने मुझे एक सेट दिया था, कोई 14-15 साल पहले। वे यहां बहुत लंबे समय तक रहे। जानकी मजूमदार मेरी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त थीं। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। विकास अब गोपालपुर में बुजुर्गों के अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं चाबियां ले आता हूं। वैसे भी अब वे आपकी ही हैं। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर हरण। अरे, कोई बात नहीं। फिर से बच्चों की चहल पहल सुनने का इंतजार है। बस सड़क के पास इन पर नजर रखना मिसेस चांडक। उस सड़क पर बहुत बड़े ट्रक चलते हैं। अब दरवाजे पटकने की आवाज आई। जब मूविंग वाले लोग केबिन से उतरकर उनकी ओर आने लगे। तुली थोड़ी दूर चली गई थी और अब उसने कहा, डैडी, ये क्या है? रुद्रनील, जो मूविंग वालों से मिलने जा रहा था, पीछे मुड़ा। मैदान के किनारे जहां लॉन खत्म होता था और ऊंची गर्मियों की घास शुरू होती थी, लगभग 4 फीट चौड़ा एक रास्ता बना हुआ था, साफ और समतल। वह पहाड़ी की ओर जाता हुआ झाड़ियों और बर्च के पेड़ों के झुरमुट के बीच मुड़ता हुआ नजर से ओझल हो जाता था। लगता है किसी तरह का रास्ता है। हाँ, कभी बताऊंगा इसके बारे में बच्ची। तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हम तुम्हारे छोटे भाई को ठीक कर देंगे। जरूर। तुली ने कहा और फिर थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, क्या बेकिंग सोडा जलता है? हरण चाबियां लेकर वापस आया, लेकिन तब तक रुद्रनील को अपनी चाबियां मिल चुकी थीं। ग्लव कंपार्टमेंट के ऊपर एक खाली जगह थी और छोटा सा लिफाफा फिसलकर वायरिंग के बीच चला गया था। उसने उसे निकाल लिया और मूवर्स को अंदर आने दिया। हरण ने उसे अतिरिक्त चाबियों का सेट दिया। वे एक पुराने मैले से की रिंग में लगी थीं। रुद्रनील ने उसका धन्यवाद किया और बिना ध्यान दिए उन्हें अपनी जेब में रख लिया, जबकि वह मूवर्स को डिब्बे, ड्रेसर, ब्यूरो और शादी के 10 सालों में जमा की गई बाकी सारी चीजें अंदर ले जाते हुए देख रहा था। उन्हें इस तरह देखकर अपने सामान्य स्थानों से बाहर वे छोटी लगने लगीं। बस डिब्बों में भरा सामान, उसने सोचा, और अचानक उसे उदासी और खालीपन महसूस हुआ। उसे लगा कि वह वही महसूस कर रहा है जिसे लोग घर की याद कहते हैं। जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया गया, हरण ने कहा, जो अचानक उसके पास खड़ा था, और रुद्रनील थोड़ा चौंक गया। लगता है आप इस एहसास को जानते हैं। नहीं, असल में नहीं। हरण ने जवाब दिया। उसने सिगरेट जलाई। तीली पॉप की आवाज के साथ जली और शुरुआती शाम की हल्की परछाइयों में चमक उठी। मेरे पिता ने उस सड़क के पार वाला घर बनाया था। अपनी पत्नी को वहां लाए और वहीं वह गर्भवती हुई और वह बच्चा मैं था। साल 1900 में जन्मा। तो इसका मतलब आप 83? हरण ने कहा, और रुद्रनील को थोड़ा सुकून हुआ कि उसने सिर्फ 83 साल का जवान जैसी कोई बात नहीं जोड़ी।
एक ऐसा वाक्य जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आप उससे कहीं ज्यादा जवान लगते हैं। हरण ने कंधे उचकाए। खैर, मैं हमेशा वहीं रहा हूं। जब हम महान युद्ध में लड़े तो मैं भी भर्ती हुआ था, लेकिन यूरोप के सबसे करीब मैं बेयोन, न्यू जर्सी तक ही पहुंच पाया। बुरी जगह थी। 1917 में भी बुरी ही थी। मैं तो खुश था कि वापस यहां आ गया। मैंने अपनी नयनतारा से शादी की, रेलवे में काम किया और अब भी हम यहीं हैं। लेकिन मैंने यहीं डाउ हिल में बहुत कुछ देखा है, सच में बहुत कुछ। मूविंग वाले शेड के दरवाजे के पास रुक गए, उस बड़े डबल बेड के नीचे लगने वाला बॉक्स स्प्रिंग पकड़े हुए, जिस पर वह और रीमा सोते थे। ऐसे कहाँ रखना है मिस्टर चांडक? ऊपर। 1 मिनट, मैं दिखाता हूं। वह उनकी ओर बढ़ा, फिर एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़कर हरण की ओर देखा। आप जाइए। हरण मुस्कुराते हुए बोला, मैं देखता हूं कि आपके लोग कैसे हैं। उन्हें वापस भेज दूंगा और आपके रास्ते से हट जाऊंगा। लेकिन सामान शिफ्ट करना बहुत प्यासा काम होता है। मैं आमतौर पर रात 9 बजे अपने बरामदे में बैठता हूं और 2-3 बियर पीता हूं। गर्मियों में मुझे रात को आते हुए देखना अच्छा लगता है। कभी कभी नयनतारा भी मेरे साथ बैठती है। अगर मन हो तो आप भी आ जाना। हाँ, शायद आ जाऊं। रुद्रनील ने कहा, हालांकि उसका कोई इरादा नहीं था। अगला कदम शायद नयनतारा के गठिया का अनौपचारिक और मुफ्त इलाज बताना ही होता। उसे हरण अच्छा लगा। उसकी टेढ़ी मुस्कान, उसका सहज बोलने का तरीका, उसका यांकी लहजा जो बिल्कुल कठोर नहीं बल्कि इतना नरम था कि लगभग खिंचा हुआ सा लगता था। अच्छा आदमी है, रुद्रनील ने सोचा। लेकिन डॉक्टर लोग जल्दी ही लोगों से सतर्क हो जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन देर सबेर आपके सबसे अच्छे दोस्त भी आपसे मेडिकल सलाह चाहते ही हैं, और बुजुर्गों के साथ तो इसका कोई अंत ही नहीं होता। लेकिन मेरा इंतजार मत करना या जागते मत रहना। आज का दिन बहुत थकाने वाला रहा है। बस इतना समझ लो कि तुम्हें किसी औपचारिक निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हरण ने कहा, और उसकी टेढ़ी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे रुद्रनील को लगा कि वह ठीक ठीक समझ रहा है कि रुद्रनील क्या सोच रहा है। रुद्रनील ने कुछ पल तक उस बूढ़े आदमी को देखा, फिर मूवर्स के पास चला गया। हरण सीधा और सहज चल रहा था, जैसे कोई 60 साल का आदमी हो, न कि 80 से ऊपर का। रुद्रनील ने पहली बार उसके प्रति एक हल्का सा अपनापन महसूस किया। 9 बजे तक मूवर्स जा चुके थे। तुली और अरिक दोनों ही थककर अपने नए कमरों में सो रहे थे। अरिक अपने पालने में और तुली फर्श पर बिछे गद्दे पर, चारों तरफ बक्सों के छोटे से पहाड़ से घिरी हुई उसकी अनगिनत क्रेयॉन पेंसिलें, पूरी टूटी और घिसी हुई, उसके सेस्मी स्ट्रीट के पोस्टर, उसकी चित्रों वाली किताबें, उसके कपड़े और भगवान जाने क्या क्या। और बेशक लोलो भी उसके साथ था। वह भी सो रहा था और गले के पीछे से जंग लगी सी गुर्राहट निकाल रहा था। वह जंग लगी गुर्राहट ही शायद उस बड़े बिल्ले का गुनगुनाने परिंग का सबसे करीब तरीका था। रीमा पहले अरिक को अपनी बाहों में लिए घर में बेचैनी से इधर उधर घूमती रही थी, बार बार उन जगहों पर शक करती हुई जहां रुद्रनील ने मूवर्स से सामान रखने को कहा था। उन्हें चीजें इधर उधर करने, बदलने या फिर से जमाने को कहती रही। रुद्रनील ने उनका चेक नहीं खोया था। वह अभी भी उसकी शर्ट की जेब में था, साथ ही 5-10 डॉलर के नोट भी, जिन्हें उसने टिप के लिए अलग रखा था। जब वैन आखिरकार खाली हो गई तो उसने चेक और पैसे दोनों उन्हें दे दिए। उनके धन्यवाद पर सिर हिलाया, रसीद पर हस्ताक्षर किए और बरामदे में खड़ा होकर उन्हें अपने बड़े ट्रक की ओर जाते हुए देखता रहा। उसे लगा कि वे शायद बैंकर में रुकेंगे और धूल उतारने के लिए कुछ बियर पिएंगे। इस वक्त 1-2 बियर उसे भी अच्छी लगती, और यह सोचते ही उसे फिर से हरण चकलादर का ख्याल आया। वह और रीमा रसोई की मेज पर बैठे और उसने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे। तुम सो जाओ। डॉक्टर का आदेश? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ। ठीक है, मैं थक चुकी हूँ और अरिक रात में उठ सकता है। तुम आ रहे हो? वह थोड़ा हिचकिचाया। अभी नहीं, मेरा ख्याल है सामने वाले वो जो बूढ़े हैं। गली? गांव में इसे गली कहते हैं, या अगर तुम हरण चकलादर हो तो शायद सड़क कहते हो। ठीक है, उस गली के उस पार
उन्होंने मुझे बियर के लिए बुलाया है। मेरा मन है कि मैं उनका निमंत्रण स्वीकार कर लूं। मैं थका हुआ हूं, लेकिन इतना थका नहीं कि तुरंत सो जाऊं। आखिर में तुम नयनतारा से यह पूछते मिलोगे कि उन्हें कहाँ दर्द होता है और वे किस तरह के गद्दे पर सोती हैं। रुद्रनील हंस पड़ा, यह सोचकर कि यह कितना अजीब अजीब और थोड़ा डरावना है कि कुछ समय बाद पत्नियां अपने पतियों के मन को पढ़ने लगती हैं। जब हमें जरूरत थी वह हमारे साथ थे। मैं भी उनके लिए कुछ कर सकता हूं, मेरा ख्याल है। लेन देन का मामला? उसने कंधे उचकाए, यह बताते हुए झिझकते हुए कि वह इतनी जल्दी हरण को पसंद करने लगा है। उनकी पत्नी कैसी हैं? बहुत प्यारी। अरिक उनकी गोद में बैठा था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि उसका दिन बहुत थकाने वाला रहा है और तुम जानते हो कि वह नए लोगों के साथ आसानी से घुलता मिलता नहीं। और उनके पास एक गुड़िया थी जिससे उन्होंने तुली को खेलने दिया। तुम क्या कहोगी, उनका गठिया कितना गंभीर है? काफी ज्यादा। व्हील चेयर पर हैं? नहीं, लेकिन वह बहुत धीरे चलती हैं और उनकी उंगलियां। रीमा ने अपनी पतली उंगलियां उठाकर उन्हें पंजों की तरह मोड़कर दिखाया। रुद्रनील ने सिर हिलाया। वैसे देर मत करना रुद्र, मुझे अनजान घरों में डर लगता है। ज्यादा दिन तक यह अनजान नहीं रहेगा, रुद्रनील ने कहा और उसे चूम लिया। रुद्रनील जब बाद में लौटा तो उसे अपने आप पर थोड़ा दोषी सा महसूस हो रहा था। किसी ने उससे नयनतारा की जांच करने को नहीं कहा था। जब वह सड़क गली उसने खुद को याद दिलाया, हल्की मुस्कान के साथ पार करके गया, तब तक वह महिला रात के लिए सो चुकी थी। हरण बरामदे के जालीदार हिस्से के पीछे एक धुंधली परछाई सा दिखाई दे रहा था। पुराने लिनोलियम पर झूलने वाली कुर्सी की आरामदायक चरमराहट सुनाई दे रही थी। रुद्रनील ने जाली वाले दरवाजे पर दस्तक दी, जो अपने फ्रेम से हल्के से खड़खड़ाया। हरण की सिगरेट गर्मियों की अंधेरी रात में किसी बड़े शांत जुगनू की तरह चमक रही थी। रेडियो से धीमी आवाज में बिना का गीतमाला आ रही थी। यह वही नाम है जिसने रेडियो के सुनहरे दौर में लाखों दिलों पर राज किया, और यह सब मिलकर रुद्रनील चांडक को एक अजीब सा घर लौटने जैसा एहसास दे रहा था। डॉक्टर, मुझे लगा तुम ही हो। उम्मीद है बियर वाली बात सच थी, रुद्रनील ने अंदर आते हुए कहा। अरे, बियर के बारे में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो आदमी बियर के बारे में झूठ बोलता है वह दुश्मन बना लेता है। बैठो डॉक्टर, मैंने एहतियात के तौर पर कुछ अतिरिक्त ठंडी भी रखी हैं। बरामदा लंबा और संकरा था, जिसमें बेंत की कुर्सियां और सोफे रखे थे। रुद्रनील एक में धंस गया और हैरान हुआ कि वह कितनी आरामदायक थी। उसके बाएं हाथ की तरफ बर्फ से भरी एक टिन की बाल्टी थी, जिसमें गोल्डन ईगल बियर के कुछ कैन रखे थे। उसने एक उठा लिया। धन्यवाद, उसने कहा और खोल लिया। पहले 2 घूंट उसके गले में किसी आशीर्वाद की तरह उतरे। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हारा यहां का समय सुखद रहेगा डॉक्टर। अरे, अगर तुम्हें क्रैकर्स या कुछ चाहिए तो ला सकता हूं। मेरे पास रैट चीज का एक टुकड़ा है जो अब बिल्कुल तैयार है। किस चीज का टुकड़ा? रैट चीज। हरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं धन्यवाद, सिर्फ बियर ही काफी है। तो फिर ऐसे ही रहने देते हैं। हरण ने संतोष से डकार ली। आपकी पत्नी सोने चली गई? रुद्रनील ने पूछा, खुद सोचते हुए कि वह इस तरह बात क्यों शुरू कर रहा है। हाँ, कभी कभी जागती रहती है, कभी नहीं। उनका गठिया काफी दर्द देता होगा, है ना? तुमने कभी ऐसा कोई मामला देखा है जिसमें दर्द ना हो? मुझे लगता है वह सहन कर लेती है। वह ज्यादा शिकायत नहीं करती। मेरी नयनतारा बहुत अच्छी है। उसकी आवाज में स्नेह का एक सीधा और गहरा भार था। राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पर एक टैंकर ट्रक गरजता हुआ गुजरा, इतना बड़ा और लंबा कि कुछ पल के लिए रुद्रनील को सड़क के उस पार अपना घर दिखाई ही नहीं दिया। आखिरी रोशनी में उसके किनारे पर BVFCL लिखा हुआ झलक रहा था। काफी बड़ा ट्रक है। नामरूप डिब्रूगढ़ जिला, असम के पास है। केमिकल खाद का कारखाना ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आते जाते रहते हैं, और तेल के टैंकर और डंप ट्रक, और वे लोग जो सुखना या माटी गाड्ढा काम पर जाते हैं और रात को लौटते हैं। डाउ हिल के बारे में अब मुझे जो चीज पसंद नहीं है वह यही है
यह कमबख्त सड़क, इससे कोई शांति नहीं मिलती। ये दिन रात चलते रहते हैं। कभी कभी नयन तारा को जगा देते हैं, कभी कभी मुझे भी, और मैं तो लकड़ी के लट्ठे की तरह सोता हूं। रुद्रनील, जिसे कोलकाता के लगातार शोर के बाद यह कुर्सेओं का इलाका लगभग डरावनी शांति से भरा लगता था, बस सिर हिलाकर रह गया। एक दिन जल्द ही अरब लोग तेल बंद कर देंगे और फिर इस सड़क की पीली लाइन पर भी अफ्रीकन वायलेट्स उगने लगेंगी। हो सकता है। रुद्रनील ने कहा। उसने अपना कैन पीछे झुकाया और हैरान हुआ कि वह खाली हो चुका था। हरण हंस पड़ा। एक और ले लो डॉक्टर। रुद्रनील ने थोड़ी झिझक के बाद कहा। ठीक है, लेकिन बस एक और, मुझे वापस भी जाना है। हाँ, जाना तो है ही। घर बदलना मुश्किल काम होता है ना? हाँ। रुद्रनील ने सहमति जताई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। यह चुप्पी आरामदायक थी, जैसे वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। यह वह एहसास था जिसके बारे में रुद्रनील ने किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब तक कभी महसूस नहीं किया था। उसे पहले के अपने उन विचारों पर शर्म आई जब वह मुफ्त मेडिकल सलाह देने के बारे में सोच रहा था। सड़क पर एक और ट्रक गरजता हुआ गुजरा। उसकी लाइटें धरती पर चमकते तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। यह सड़क वाकई खतरनाक है, हरण ने फिर से कहा, जैसे किसी गहरी सोच में हो, और फिर रुद्रनील की ओर मुड़ा। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने नेवी कट सिगरेट मुंह में दबाई और नाखून से तीली जलाई। तुम्हें वह रास्ता याद है जिस पर तुम्हारी छोटी बेटी ने ध्यान दिया था? एक पल के लिए रुद्रनील को याद नहीं आया। तुली ने सोने से पहले बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया था। फिर उसे याद आया वह चौड़ा रास्ता जो पेड़ों के बीच से होते हुए पहाड़ी की ओर जाता था। हाँ, याद है। आपने कहा था उसे कभी इसके बारे में बताओगे। हाँ, और बताऊंगा। वह रास्ता करीब 1.5 मील अंदर जंगल में जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और मिडिल ड्राइव के आसपास के बच्चे उसे साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि वे उसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आते जाते रहते हैं। अब पहले की तरह नहीं कि एक जगह चुन ली और वहीं टिक गए, लेकिन वे एक दूसरे को बताते रहते हैं और हर बसंत में कुछ बच्चे उस रास्ते की घास काट देते हैं। पूरी गर्मियों में उसे साफ रखते हैं। शहर के सारे बड़े लोग इसके बारे में नहीं जानते। कई जानते हैं, लेकिन सभी नहीं। लेकिन सारे बच्चे जानते हैं। इस पर मैं दांव लगा सकता हूं। क्या जानते हैं? पालतू जानवरों का कब्रिस्तान। पालतू जानवरों का कब्रिस्तान। रुद्रनील ने हैरानी से दोहराया। यह उतना अजीब नहीं है जितना सुनने में लगता है, हरण ने कहा, धुआं उड़ाते हुए और झूलते हुए। यह सड़क है। यह बहुत से जानवरों को खत्म कर देती है, ज्यादातर कुत्ते और बिल्लियां। लेकिन सिर्फ वही नहीं, उन बड़े BVFCL ट्रकों में से एक ने फर्नांडिस परिवार के पालतू रैकून को कुचल दिया था। यह शायद, भगवान जाने, 1973 के आसपास की बात होगी या उससे पहले। उस समय से पहले जब राज्य ने रैकून या स्कंक पालना गैरकानूनी कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? रेबीज। अब कुर्सियोंग में बहुत रेबीज है। कुछ साल पहले एक बड़ा सेंट बर्नार्ड पागल हो गया था और 4 लोगों को मार डाला था। बहुत भयानक घटना थी। उस कुत्ते को टीका नहीं लगा था। अगर उन मूर्ख लोगों ने उसे टीका लगवाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन रैकून या स्कंक को तुम साल में 2 बार भी टीका लगाओ, तब भी हर बार असर नहीं करता। लेकिन फर्नांडिस बच्चों का जो रैकून था, उसे पुराने लोग मीठा रैकून कहते थे। वह लचकते हुए तुम्हारे पास आ जाता। हे भगवान, क्या वह मोटा नहीं था? और कुत्ते की तरह तुम्हारा चेहरा चाटता था। उनके पिता ने तो एक पशु चिकित्सक को पैसे देकर उसका ऑपरेशन भी करवाया था और उसके पंजों के नाखून भी निकलवा दिए थे। इसमें तो बहुत पैसा लगा होगा। फर्नांडिस, वह ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करता था। वे लोग 5 साल पहले दिल्ली चले गए, या शायद 6 साल। अजीब लगता है सोचकर कि उनके दोनों बच्चे अब लगभग गाड़ी चलाने लायक हो गए होंगे। क्या वे उस रैकून के लिए बहुत दुखी हुए थे? मेरा ख्याल है हां। जेसन फर्नांडिस इतना रोया कि उसकी मां डर गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सोचने लगी।
अब शायद वह भूल गया होगा, लेकिन बच्चे कभी सच में नहीं भूलते। जब किसी अच्छे जानवर को सड़क पर कुचल दिया जाता है तो बच्चा उसे कभी नहीं भूलता। रुद्रनील का मन तुल्ली की ओर चला गया, जैसा उसने उसे आज रात आखिरी बार देखा था, गहरी नींद में और लोलो गद्दे के पायों की तरफ अपनी जंग लगी सी गुनगुनाहट के साथ सो रहा था। मेरी बेटी के पास एक बिल्ली है, लोनली लव। हम उसे संक्षेप में लोलो कहते हैं। क्या वह चलते वक्त इधर उधर चढ़ता फिरता है? माफ कीजिए। रुद्रनील को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उसका ऑपरेशन हुआ है या नहीं? नहीं नहीं, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। असल में इस बात को लेकर कोलकाता में थोड़ी बहस हुई थी। रीमा चाहती थी कि लोलो का ऑपरेशन हो जाए। उसने तो पशु चिकित्सक के साथ समय भी तय कर लिया था, लेकिन रुद्रनील ने उसे रद्द कर दिया। आज भी उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि क्यों। यह उतना साधारण या मूर्खतापूर्ण कारण नहीं था जितना कि अपनी मर्दानगी को अपनी बेटी के पालतू नर बिल्ली से जोड़ लेना, या यह सोचना कि लोलो को इसलिए नपुंसक बना दिया जाए ताकि बगल की मोटी गृहिणी को अपने प्लास्टिक के कूड़ेदानों के ढक्कन कसकर बंद न करने पड़े। ये बातें कुछ हद तक थीं, लेकिन असल वजह कुछ और थी। उसे एक धुंधला लेकिन गहरा एहसास था कि ऐसा करने से लोलो के भीतर कुछ टूट जाएगा, कुछ ऐसा जिसे वह खुद बहुत महत्व देता था, जैसे बिल्ली की हरी आंखों में जो बेपरवाह जाओ भाड़ में वाली चमक है, वह खत्म हो जाएगी। आखिर में उसने रीमा से कहा था कि वे गांव में जा रहे हैं और वहां यह कोई समस्या नहीं होगी, और अब यहां हरण चकलादर था जो उसे बता रहा था कि डाउ हिल में गांव की जिंदगी का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग 110 से निपटना भी है, और उससे पूछ रहा था कि क्या बिल्ली का ऑपरेशन हुआ है। थोड़ी विडंबना महसूस करो डॉक्टर चांडक, ये तुम्हारे खून के लिए अच्छा है। मैं उसका ऑपरेशन करवा देता। ऑपरेशन के बाद बिल्ली इतनी इधर उधर नहीं भटकती, लेकिन अगर वह बार बार सड़क पार करता रहेगा तो उसकी किस्मत एक दिन खत्म हो जाएगी और वह भी वहीं पहुंचेगा, फर्नांडिस बच्चों के रैकून के साथ, छोटे टिमो घोषाल के कॉकर्स स्पैनियल के साथ और मिसेस बनर्जी के तोते के साथ। हालांकि वह तोता सड़क पर कुचला नहीं गया था, वह तो एक दिन यूं ही मर गया था। मैं इस बारे में सोचूंगा। ठीक है, हरण ने कहा और खड़ा हो गया। बियर खत्म हुई। मुझे लगता है अब मैं अंदर जाकर थोड़ा मिस्टर रैट खा ही लूं। बियर खत्म हो गई। रुद्रनील ने भी खड़े होते हुए कहा। और मुझे भी चलना चाहिए, कल बड़ा दिन है। यूनिवर्सिटी में शुरुआत कर रहे हो? बच्चे तो 2 हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन तब तक मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? हाँ, अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि दवाइयां कहां रखी हैं तो मुश्किल होगी। हरण ने कहा। उसने हाथ बढ़ाया और रुद्रनील ने उससे हाथ मिलाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि बूढ़ी हड्डियां जल्दी दुखती हैं। कभी भी शाम को आ जाना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नयनतारा से मिलो, उसे तुम अच्छे लगोगे। जरूर आऊंगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा हरण। मुझे भी। तुम यहां बस जाओगे, शायद कुछ समय के लिए यहीं रह जाओ। उम्मीद है। रुद्रनील ने कहा। रुद्रनील टेढ़े मेढ़े पत्थरों वाले रास्ते से नीचे सड़क के किनारे तक आया और उसे रुकना पड़ा जब एक और ट्रक, इस बार उसके पीछे 5 कारों की कतार, सुखना की दिशा में गुजर गया। फिर उसने हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया। सड़क, हाँ सड़क ही पार की और अपने नए घर में दाखिल हो गया। घर में नींद की शांत आवाजें थीं। तुली बिल्कुल वैसे ही सो रही थी और अरिक अपने पालने में था, अपनी आदत के अनुसार पीठ के बल फैला हुआ, पास में दूध की बोतल रखी हुई। रुद्रनील वहीं खड़ा होकर अपने बेटे को देखने लगा और अचानक उसका दिल उस बच्चे के लिए इतने गहरे प्यार से भर गया कि वह लगभग डरावना लगा। उसे लगा कि इसका एक हिस्सा शायद घर की याद थी, कोलकाता की जानी पहचानी जगहें और चेहरे जो अब दूर हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। अब पहले से कहीं ज्यादा लोग इधर उधर जाते रहते हैं। पहले लोग एक जगह चुनते थे और वहीं टिके रहते थे। इसमें कुछ सच्चाई थी। वह अपने बेटे के पास गया और क्योंकि वहां उसे ऐसा करते हुए देखने वाला कोई नहीं था, रीमा भी नहीं, उसने अपनी उंगलियों को चूमा और फिर उन्हें हल्के से अरिक के गाल पर पालने की सलाखों के बीच से छुआ दिया। अरिक ने हल्की सी आवाज निकाली और करवट बदल ली। अच्छे से सो मेरे बच्चे, रुद्रनील ने कहा।
वह चुपचाप कपड़े बदलकर बिस्तर के अपने हिस्से में लेट गया, जो अभी के लिए फर्श पर रखे 2 गद्दों को जोड़कर बनाया गया था। उसे महसूस हुआ कि दिन भर की थकान धीरे धीरे उतर रही है। रीमा नहीं हिली। कमरे में खुले बक्से किसी भूत की तरह फैले हुए थे। सोने से ठीक पहले रुद्रनील एक कोहनी के सहारे उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उनका कमरा घर के सामने की ओर था और वहां से वह सड़क के पार हरण के घर को देख सकता था। अंधेरा इतना था कि आकृतियां साफ नहीं दिख रही थीं। चांदनी रात होती तो अलग बात होती, लेकिन वह वहां सिगरेट की हल्की सी लाल चमक देख सकता था। अभी तक जाग रहे हैं, उसने सोचा। शायद देर तक जागेंगे। बूढ़े लोग ठीक से सो नहीं पाते, शायद वे पहरा देते हैं। किसके खिलाफ? यही सोचते हुए रुद्रनील नींद में डूब गया। उसने सपना देखा कि वह डिज्नी वर्ल्ड में है। एक चमचमाती सफेद वैन चला रहा है जिसके किनारे पर लाल क्रॉस बना हुआ है। अरिक उसके पास बैठा है और सपने में अरिक कम से कम 10 साल का है। लोलो वैन के डैशबोर्ड पर बैठा है, अपनी चमकदार हरी आंखों से रुद्रनील को देखता हुआ, और मेन स्ट्रीट पर 1890 के दशक के रेलवे स्टेशन के पास मिकी माउस बच्चों से हाथ मिला रहा है। उसके बड़े सफेद कार्टून जैसे दस्ताने बच्चों के छोटे भरोसेमंद हाथों को पूरी तरह ढक रहे हैं। अगले 2 हफ्ते परिवार के लिए बहुत व्यस्त रहे। धीरे धीरे रुद्रनील को अपनी नई नौकरी समझ में आने लगी। जब 10,000 छात्र, जिनमें से कई नशे और शराब के आदी होंगे, कुछ सामाजिक बीमारियों से ग्रस्त होंगे, कुछ अंकों को लेकर चिंतित या पहली बार घर छोड़ने के कारण उदास होंगे, और उनमें से दर्जन भर ज्यादातर लड़कियां एनोरेक्सिया से पीड़ित होंगी। जब वे सब एक साथ कैंपस में उमड़ पड़ेंगे, तब हालात कुछ और ही होंगे। और जहां रुद्रनील यूनिवर्सिटी मेडिकल सर्विसेज के प्रमुख के रूप में अपने काम को संभालने लगा, वहीं रीमा घर को व्यवस्थित करने लगी। अरिक अपने नए माहौल के साथ तालमेल बैठाने में लगी ठोकरों और गिरने पड़ने में व्यस्त था, और कुछ समय के लिए उसकी रात की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई थी। लेकिन डाउ हिल में उनके दूसरे हफ्ते के बीच तक वह फिर से रात भर सोने लगा। सिर्फ तुल्ली ही थी जो नए स्थान पर किंडरगार्टन शुरू करने की संभावना के कारण हमेशा अत्यधिक उत्तेजित और जरा सी बात पर भड़कने वाली हो गई थी। वह कभी लंबी लंबी हंसी के दौरे में चली जाती, तो कभी लगभग रजोनिवृत्ति जैसी उदासी में डूब जाती, या फिर जरा सी बात पर गुस्से के दौरे में। रीमा का कहना था कि जैसे ही तुल्ली देखेगी कि स्कूल उतना डरावना नहीं है जितना उसने अपने मन में बना लिया है, वह ठीक हो जाएगी। और रुद्रनील को लगा कि वह सही कह रही है। ज्यादातर समय तुली वही थी जो वह हमेशा से रही थी, प्यारी और स्नेही। हरण के साथ उसकी शाम की 1-2 बियर पीने की आदत बन गई। जब अरिक फिर से रात भर सोने लगा, तो रुद्रनील हर दूसरे या तीसरे दिन अपना 6 पैक लेकर जाने लगा। वह नयनतारा से भी मिला, एक बहुत ही सौम्य और मीठी महिला जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, एक भयानक बीमारी जो बुढ़ापे में अच्छी जिंदगी की कई संभावनाओं को खत्म कर देती है। भले ही बाकी शरीर स्वस्थ हो, लेकिन उनका दृष्टिकोण अच्छा था। वह दर्द के आगे हार मानने वाली नहीं थी, कोई सफेद झंडा नहीं उठने वाला था। अगर बीमारी उन्हें ले जा सकती है तो ले जाए। रुद्रनील को लगा कि उनके सामने 5 से 7 साल और हैं, शायद बहुत आरामदायक नहीं, लेकिन फिर भी उपयोगी। अपनी आदतों के बिल्कुल खिलाफ जाकर उसने खुद पहल करके उनकी जांच की, उनके डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों की समीक्षा की और पाया कि सब कुछ ठीक था। उसे हल्की निराशा हुई कि वह उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके डॉक्टर मेहता ने स्थिति को जितना संभाला जा सकता था उतना संभाल रखा था। किसी अचानक चमत्कार के अलावा जिसकी उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन भरोसा नहीं। तुम सीखते हो स्वीकार करना, वरना तुम एक छोटे कमरे में बैठकर घर चिट्ठियां लिखते रह जाते हो क्रेयॉन से। रीमा को नयनतारा पसंद आई और उन्होंने अपने रिश्ते को पक्का किया, रेसिपी का आदान प्रदान करके, जैसे छोटे लड़के बेसबॉल कार्ड्स बदलते हैं। नयनतारा की डीप डिश एप्पल पाई के बदले रीमा का चिकन स्ट्रोगानॉफ। नयनतारा को चांडक बच्चों से खास लगाव हो गया, खासतौर पर तुली से, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह पुराने जमाने की सुंदरता बनेगी। कम से कम रुद्रनील ने उस रात बिस्तर में रीमा से कहा,
नयनतारा ने यह नहीं कहा कि तुली एक प्यारा रैकून बनेगी। रीमा इतनी जोर से हंसी कि उससे जोर की गैस निकल गई और फिर दोनों इतने जोर से और देर तक हंसे कि अगले कमरे में सोया अरिक भी जाग गया। पहला किंडरगार्टन का दिन आ गया। रुद्रनील, जिसे अब इन्फर्मरी और मेडिकल सुविधाओं पर अच्छा नियंत्रण महसूस हो रहा था, उस दिन छुट्टी पर रहा। वैसे भी इस समय इन्फर्मरी बिल्कुल खाली थी। आखिरी मरीज एक समर स्टूडेंट, जिसकी टांग स्टूडेंट यूनियन की सीढ़ियों पर टूट गई थी, 1 हफ्ते पहले छुट्टी पा चुकी थी। वह लॉन पर रीमा के साथ खड़ा था, अरिक को अपनी बाहों में लिए, जब बड़ी पीली बस मिडिल ड्राइव से मुड़कर उनके घर के सामने आकर रुकी। सामने के दरवाजे खुले और बच्चों की चहल पहल और शोर हल्की सितंबर की हवा में फैल गया। तुली ने पीछे मुड़कर एक अजीब असहाय नजर से उन्हें देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या अभी भी इस अनिवार्य प्रक्रिया को रोकने का समय है। लेकिन शायद अपने माता पिता के चेहरों पर जो उसने देखा, उससे उसे समझ आ गया कि अब देर हो चुकी है और आगे जो भी होगा वह तय है, बिल्कुल नयनतारा की बीमारी की तरह। वह उनसे मुड़ी और बस की सीढ़ियां चढ़ गई। दरवाजे ड्रैगन की सांस की तरह आवाज करते हुए बंद हो गए। बस चल पड़ी। रीमा रो पड़ी। भगवान के लिए मत रो। वह खुद नहीं रो रही थी, बस लगभग सिर्फ आधे दिन की बात है। आधा दिन भी कम नहीं होता। रीमा ने डांटने वाले लहजे में कहा और जोर से रोने लगी। रुद्रनील ने उसे थाम लिया और अरिक ने आराम से दोनों माता पिता की गर्दनों के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। जब रीमा रोती थी, अरिक भी रोता था, लेकिन इस बार नहीं। अब हम सिर्फ उसके हैं, रुद्रनील ने सोचा, और वह यह अच्छी तरह जानता है। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।